अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर वजीहा, आपकी होस्ट फॉर आवर एपिसोड 3 ऑफ कोविड-19 डिबंकिंग मिथ्स ऑफ द वायरस। आज की जो हमारी एपिसोड है ये हम ज़्यादातर बात कर रहे होंगे ट्रीटमेंट के ऊपर, और आप लोगों को हम वो चीज़ें बताएंगे जो आप न्यूज़ में सुनते आए हैं, कौन कौन सी कोविड की ट्रीटमेंट्स रही हैं, कौन कितनी सक्सेसफुल रही है, किस ट्रीटमेंट का फेलियर है, किसके रिजल्ट्स अवेलेबल हो गए हैं, और कौन सी वाकई पाया तकमील तक पहुंची है ट्रीटमेंट इन द फॉर्म ऑफ कि उसके रिजल्ट्स आ गए। हमारे साथ हमारे दोनों स्टीम पैनलिस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर हामिद मर्चेंट और डॉक्टर सैयद शहजाद हसन। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप दोनों? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, ठीक है। सो आज की जो हमारी एपिसोड है, आई थिंक ये लोगों को इसमें काफी इंटरेस्ट होगा, बिकॉज अभी तक कहा जाता है कि कोविड की कोई ट्रीटमेंट नहीं आई। डॉक्टर हामिद, क्या ये सच है? बहुत शुक्रिया डॉक्टर वजीहा, आज के एपिसोड में हमें दोबारा इनवाइट करने के लिए। आज के मौजू के हिसाब से ट्रीटमेंट जो है एक ऐसा मामला है जिसके ऊपर लोग बहुत अरसे से सुनना चाहते हैं और बात भी करना चाहते हैं, और अखबारों में और मीडिया आउटलेट्स के अंदर बेतहाशा न्यूज़ माजी में ऐसी आई जिससे लोग जो है मिसगाइड भी हुए, बाज़ औक़ात उनको जो है कन्फ्यूजन का भी शिकार हो गए। तो ट्रीटमेंट के हवाले से अब तक कोई ऐसा मुस्तनद ट्रीटमेंट नहीं आया है जो कि जिसका फुल क्लिनिकल एविडेंस हमारे पास मौजूद हो और हम कहें कि वो वायरस को मुकम्मल तौर पर ट्रीट कर सकता है। तो ये एक कन्फ्यूजन अभी भी लोगों के दिलों में मौजूद है कि मुख्तलिफ मेडिकेशंस और ट्रीटमेंट के हवाले से कि क्या प्रोग्रेस है। कुछ मेडिकेशंस की पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं और क्लिनिकल ट्रायल्स उनकी अभी इस वक्त जारी हैं, और बहुत सी मेडिकेशंस फेज़ 3 के अंदर हैं। तो जिस तरह पिछले प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ क्लिनिकल फेजेस ऑफ ट्रायल्स की बात कर रहे थे वैक्सीन्स के हवाले से, तो उसी तरह ये जो ट्रीटमेंट की मेडिकेशंस हैं ये भी अपने एक क्लिनिकल ट्रायल के फेजेस से गुजरती हैं, और कुछ के पॉजिटिव रिजल्ट्स नज़र आए हैं और कुछ के जो है नहीं पॉजिटिव रिजल्ट्स नज़र आए। जब उनको हमने प्रॉपर ट्रायल सेटिंग्स में देखा तो वो इतने मुनासिब रिजल्ट्स उनके नज़र नहीं आए। तो जनरली अगर हम देखें तो अभी तक कोई मुस्तनद ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन कुछ दवाइयों के पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं, कुछ के नेगेटिव रिजल्ट्स हैं। तो फिर आगे हम इंडिविजुअली उन दवाइयों को एक-एक करके तफसील में उनका जायज़ा लेंगे आज के प्रोग्राम में कि किन के क्या रिजल्ट्स हैं, किन के रिजल्ट्स हतमी तौर पे अब नेगेटिव कन्फर्म हो चुके हैं और किन के रिजल्ट अभी अनकन्फर्म्ड है। अच्छा डॉक्टर शहजाद, इससे पहले कि हम आगे जाएं, आप हमारे लोगों को थोड़ी सी बेसिक्स बता सकते हैं कि ये ट्रायल क्या होती है? When a drug enters a trial, खास तौर पे हम कहते हैं कोविड-19 की ये स्टडी हो गई, हमने नाम सुना रिकवरी ट्रायल का, हम न्यूज़ में नाम सुनते हैं सॉलिडारिटी ट्रायल का। ये ट्रायल्स क्या होती है? अगर बेसिक आप हमें सिंपल लैंग्वेज में बता दें कि व्हाट इज अ ट्रायल? अच्छा, इसमें ट्रीटमेंट जो है वो 2-3 तरह की ड्रग्स होती हैं। एक तो वो ड्रग्स हैं जो कि न्यू एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स होती हैं, जो नई बनी, तो उसके क्लिनिकल ट्रायल्स डिफरेंट तरीके से रन होते हैं। एक ड्रग्स होती है जो रीपर्पस ड्रग है। बहुत सारी ड्रग्स जो कोविड में यूज़ हो रही है वो किसी और डिज़ीज़ में यूज़ हो रही थी, अब उसको कोविड में यूज़ कर रहे हैं। तो उसके लिए फिर ये ट्रायल्स रन होते हैं, उसके ट्रायल्स डिफरेंट तरीके से रन होते हैं। वो डायरेक्ट ह्यूमन ट्रायल्स स्टडी होती है, वो हॉस्पिटल्स बेस्ड होती है। हॉस्पिटल में पेशेंट्स को रिक्रूटमेंट होता है, इंस्ट्रक्शंस होती हैं, फिर उनको इनवाइट किया जाता है जो पेशेंट्स हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं कि भई हम आपको ये ट्रीटमेंट देंगे और ये ड्रग सेफ है, इसके ट्रायल्स हैं, सेफ्टी एस्टेब्लिश्ड है, इसकी सेफ्टी के कोई इश्यू नहीं है, ये पहले यूज़ हो चुकी है, अब हम आपको इसके लिए देना चाहते हैं। तो वो अगर एग्री करते हैं पेशेंट तो फिर उनको वो ड्रग्स दी जाती है। ज़्यादातर जो कोविड में ड्रग यूज़ हो रही है, चाहे वो एंटीवायरल हो, कोई वायरस की हो या सीवियर केसेस की हो, वो सारी ड्रग्स वो हैं जो पहले किसी और चीज़ में, किसी और कंडीशन में यूज़ हो रही थी। तो इनके ट्रायल ज़्यादातर वो ट्रायल होते हैं जो पेशेंट्स के हॉस्पिटल बेस्ड ट्रायल्स होते हैं, और फिर पेशेंट्स को रिक्रूट किया जाता है। मेन फोकस होता है कि वो इफेक्टिव है कि नहीं है। फिर सेफ्टी भी देखते हैं, लेकिन एफिकेसी भी देखते हैं कि वो कितनी जो है वो उसके लिए मौसर है उस डिजीज़ में। सो अगर मैं इसको सम अप करूँ, मैं डॉक्टर हामिद से भी ये पूछूंगी, सो ये वो ट्रायल्स होती हैं, हमने पिछली दफा जैसा जिक्र किया था, लैब के अंदर ट्रायल्स होती हैं, एनिमल्स पे होती हैं, फिर इंसानों पे होती हैं, डोज देखा जाता है, उसकी सेफ्टी देखी जाती है। तो ये जो अभी कोविड के ऊपर दवाइयाँ की जा रही हैं, जिनके ऊपर ट्रायल्स, ये पुरानी दवाइयाँ हैं। कुछ HIV की दवाइयाँ हैं, कुछ मलेरिया की दवाइयाँ थी, स्टीरॉइड्स हैं जो ऑटो इम्यून की दवाइयाँ होती हैं, उनकी सेफ्टी प्रोफाइल, इनका डोज तो ऑलरेडी मालूम है।
लेकिन आया कि इन्होंने कोविड में काम किया कि नहीं, इनके ऊपर दुनिया भर में काफ़ी ज़्यादा ट्रायल्स हैं। तो आज हम उनके ऊपर ज़िक्र करेंगे कि कौन-कौन सी सक्सेसफुल रही हैं। डॉक्टर हामिद, आप इस पे कुछ ऐड करना चाहें अगर? जी, बिल्कुल, जैसा अभी डॉक्टर शहज़ाद ने और आपने लोगों को एक्सप्लेन किया, तो इसी हवाले से जैसे पिछली एपिसोड में भी हम बात कर रहे थे कि कितना अरसा दरकार है एक नई दवा को मार्केट में आने के लिए। हुँ, तो जैसे पहले हमने वैक्सीन के हवाले से बात की, तो आज अगर हम एक मेडिसिन, एक दवा या ट्रीटमेंट के हवाले से बात करें, हुँ, तो अगर बिल्कुल ही कोई एक न्यू ट्रीटमेंट, एक न्यू मेडिकेशन डिस्कवर करते हैं, तो आज की मौजूदा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को सामने रखते हुए भी 15 से 20 साल का अरसा एक दवा को मार्केट में आने में लगता है, क्योंकि ये एक हुँ, ह्यूमन सेफ्टी का मामला है और ये जो दवाइयाँ पहले कभी इंसानी जिस्म में दाखिल नहीं की गईं, कभी इस्तेमाल नहीं की गईं, इनकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है सेफ्टी स्टडीज़ की टू मेक श्योर कि ये जो दवाइयाँ हैं इंसान के जिस्म में कोई भी ऐसे लॉन्ग लास्टिंग या देर पा असरात, मुज़िर असरात ना छोड़ती हों, जिससे बाद में नुकसान होने लगे फ़ायदे के बजाय। तो इसलिए एक इमरजेंसी के अंदर, कोविड इमरजेंसी में ये जो रास्ता था एक नई दवा को डिस्कवर करने का, वो काफ़ी कठिन था। वो काम इतना जल्दी नहीं मुमकिन था। इसलिए साइंसदानों ने सबसे पहले ये देखा कि जो दवाइयाँ उनके पास ऑलरेडी मौजूद हैं, जिनको हुँ, इंसान काफ़ी अरसे से इस्तेमाल करते रहते हैं करते रह चुके हैं मुख्तलिफ बीमारियों के लिए, जिनकी सेफ्टी जो है वेल एस्टेब्लिश्ड है या अगर किसी की सेफ्टी में कुछ कंसर्न्स भी हैं, साइड इफ़ेक्ट भी हैं, तो वो भी हमें मालूम है कि किस हद तक साइड इफ़ेक्ट है और कितने सीरियस है। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना पहले उन दवाइयों को ट्रायल कर लिया जाए, देख लिया जाए कि आया वो इस वायरस के खिलाफ अगर पॉज़िटिव है, तो वो क्विकली मार्केट में आ सकती हैं, उनको क्विकली क्लिनिकल ट्रायल्स के थ्रू गुज़ार के एविडेंस कलेक्ट करके लोगों के लिए मैसर किया जा सकता है। और उसमें चूँकि ये एक ख़ास तौर पर एक वायरल इन्फेक्शन है, हमें पता है कि ये एक कोरोना वायरस की एक नई शक्ल थी जिसने बीमारी पैदा की, तो पहली अटेम्प्ट लोगों की यही थी कि वो ये देखें कि उनके पास एंटी वायरल मेडिकेशंस कौन-कौन सी हैं। इसीलिए जैसे आपने एचआईवी का ज़िक्र किया, तो एचआईवी भी एक वायरस से फैलने वाली बीमारी है। इसी तरह फ्लू जो है वो एक वायरस से फैलने वाली बीमारी है और बाज़ ही में फ्लू की बहुत ही शदीद खतरनाक पैंडेमिक्स भी आ चुकी हैं। तो उस फ्लू के अंदर भी जो एंटीवायरल मेडिकेशंस यूज़ हुई, उनको भी पहली तरजीह के ऊपर ट्रायल किया गया, एचआईवी की मेडिकेशंस को ट्रायल किया गया और इसके अलावा जो इस बीमारी से पेचीदा बनने वाली जो कॉम्प्लिकेशंस थी, जिनकी वजह से लोग मर रहे थे या लोगों की जानों को खतरा था, तो उनके लिए जो ट्रीटमेंट्स थे, जो कि मैनेजमेंट की कैटेगरी के अंदर आते हैं, उन दवाइयों को भी इसमें ट्रायल किया गया कि देखा जाए कि क्या इससे अमवात को बचाया जा सकता है या नहीं। फिर आगे हम चल के मुख्तलिफ इन दवाइयों के बारे में एक-एक करके और तफ़सील से बात करेंगे। लेकिन क्लिनिकल ट्रायल के हवाले से लोग ये बात एक ज़हन में रखें कि साइंस ने जो इतनी तेज़ी से काम किया है, ये काबिल-ए-तहसीन है पूरी दुनिया में और ऐसा नहीं है कि जानबूझकर डिले किया जा रहा है या लोग इस पे तवज्जो से काम नहीं कर रहे। इसमें बहुत ही एक वर्ल्ड वाइड कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स के थ्रू काम किया कर रहे हैं, लोग इन्फॉर्मेशन शेयर भी कर रहे हैं और बहुत सी फार्मास्यूटिकल कंपनी इस वक़्त प्रॉफ़िट के लिए ये काम नहीं कर रही। ये एक फलाही बहबूद के लिए ज़्यादातर इसमें कोऑपरेशन हो रहा है। बहुत से जो हुँ, पैसे हैं वो गवर्नमेंट्स ने इन्वेस्ट किए हैं ताकि इसको कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की तरह ना डील किया जाए। तो लोग इस हवाले से मुतमईन हों कि जो है इस पे भरपूर तरीके से काम करने की कोशिश की जा रही है ताकि जल्द से जल्द ट्रीटमेंट मैसर हो। बिल्कुल। अच्छा, ये 2 ट्रायल्स हैं जिनका बहुत बार-बार हम सुनते आ रहे हैं, न्यूज़पेपर्स में भी आता है और टीवी ऑल्सो इट्स देयर। सॉलिडारिटी ट्रायल जो यूएस ने डब्ल्यूएचओ ने स्टार्ट की, नॉट यूएस, डब्ल्यूएचओ ने, और रिकवरी ट्रायल जो कि यूके से ओरिजिनेट की है। और इनके मल्टीपल आर्म्स भी हैं, मुख्तलिफ दवाइयाँ भी हैं। तो डॉक्टर हामिद, आप हमें थोड़ा-सा बता सकते हैं कि सॉलिडारिटी ट्रायल क्या थी? रिकवरी ट्रायल क्या थी? इनके कितने आर्म्स थे? कौन-कौन सी दवाइयाँ इनमें एक्सपेरिमेंट की गई और फिर हम इनके रिजल्ट्स पे भी बात करते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा डॉक्टर वजिया। अगर आप तमाम को जो पैंडेमिक के अर्ली फ़ेज़ में अगर जाकर देखें कि उस वक़्त जब हम बीमारी की बिल्कुल शदीद लपेट में थे, स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज़ में, तो उस वक़्त हमारे पास मुख्तलिफ क्लिनिकल डेटा यहाँ-वहाँ से आया करता था कि भई ये दवा ने काम कर लिया, ये दवा काम नहीं कर रही है, ये कर रही है। और जब हम उसकी ट्रायल को जाकर तफ़सील से देखते थे, तो पता चलता था उस ट्रायल में कुछ कमी रह गई है, उसका डिज़ाइन ठीक नहीं है, उसमें कंट्रोल ग्रुप ठीक नहीं है, तो ट्रायल सही कंडक्ट नहीं की गई है। या कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी का स्पॉन्सर उसमें शामिल है, तो शक-ओ-शुबात पैदा हो गए कि भई ये शायद इस वजह से इन्होंने जानबूझकर इसको इस तरह प्रेज़ेंट किया है। तो इन तमाम खदशात के पेश नज़र डब्ल्यूएचओ ने इनिशिएटिव लिया
और एक कोऑर्डिनेटेड ट्रायल WHO के प्लेटफॉर्म से स्टार्ट की, जिसको हम सॉलिडारिटी ट्रायल के नाम से जानते हैं। उसमें WHO का मकसद ये था कि जब दुनिया में जगह-जगह अपनी-अपनी छोटी-छोटी ट्रायल करने की कैपेसिटी मौजूद है, तो क्यों ना उसको एक कोऑर्डिनेटेड प्लेटफॉर्म के तहत किया जाए, ताकि दुनिया के बेस्ट साइंटिस्ट ग्रुप जो है उनके प्रोटोकॉल्स डिज़ाइन करें और उसको एक कोऑर्डिनेटेड वे में करें, ताकि जब ट्रायल हो जाए तो उसके डेटा को ट्रस्ट भी किया जा सके, उसपे कोई क्वेश्चंस ना उभर रहे हों। और WHO के प्लेटफॉर्म पे करने का फायदा ये था कि दुनिया के तमाम ममालिक में ज़्यादातर WHO के रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद हैं, उनके ऑफिसेज मौजूद हैं, उनका एक नेटवर्क ऑलरेडी वहाँ मौजूद है, जिसको इस्तेमाल करते हुए बरूए-कार लाते हुए इन ट्रायल्स को कोऑर्डिनेट किया जा सकता था। और उनके पास एक फंडिंग मैकेनिज्म भी मौजूद है कि जहाँ कहीं फंडिंग की ज़रूरत हो तो वो फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जैसे अभी पहले हमने ज़िक्र किया कि इस ट्रायल के अंदर भी WHO ने उन दवाइयों को ही सबसे पहले पिक किया, जो फौरी तौर पर ऐसा था कि रीपर्पस की जा सकती थी, जैसे कि डॉक्टर शहजाद ने एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की, रीपर्पस, यानी एक दवा जो किसी और इलाज के लिए ऑलरेडी इस्तेमाल हो रही है, इसको इस बीमारी के लिए इस्तेमाल करना। तो उसके अंदर मुख्तलिफ मेडिकेशंस थी, एंटीवायरल ड्रग्स भी थी, आपकी जो एंटी मलेरियल ड्रग्स भी थी, उसके अंदर जो है कुछ इंटरफेरॉन्स भी थे। इसी तरह यूनाइटेड किंगडम ने भी एक इनिशिएटिव लिया, जिसमें हमारे पास रिकवरी ट्रायल आ जाती है। तो रिकवरी ट्रायल का भी एक एडवांटेज ये था कि ये ट्रायल जो थी, वो गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएट की गई थी और इसमें जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और नफील्ड इंस्टीट्यूट जो है, जो एक बहुत ही रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके प्रोफेसर्स और स्टाफ शामिल थे, इसमें कंसल्टेंट्स शामिल थे। तो इसमें एडवांटेज ये था कि अगेन डायरेक्टली ये स्पॉन्सर्ड ट्रायल्स नहीं थी, ये एक पब्लिक ट्रायल्स थी, ताकि इसके अंदर कोई भी बायस ना हो और एकेडमिक्स प्रोफेसर्स लेवल के लोग इसमें शामिल हों, क्लिनिशियंस भी शामिल हों और इंग्लैंड के जो नेशनल हेल्थ सर्विसेज है, जो कि हमारा गवर्नमेंट का इदारा है, जो कि लोगों की हेल्थ और प्राइमरी और टर्शियरी केयर प्रोवाइड करता है, उसके सारे रिसोर्सेज इसके अंदर इस्तेमाल हुए, ताकि एट द एंड हमें जो रिजल्ट्स मिले वो कंक्लूसिव हो, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, उसके अंदर कोई साइंसी नुक्ता बाकी ना रह जाए और लोग उसको ट्रस्ट कर सकें। तो इसलिए दुनिया में इन 2 ट्रायल्स को ज़्यादा मुस्तनद समझा जाता है, ताकि इसमें स्पॉन्सर बायस मौजूद ना हो और इस पे हम ट्रस्ट कर सकें इसके रिजल्ट्स को। उसमें किसी का कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो कि भई मैं इस दवा को ज़्यादा प्रमोट करना चाहता हूँ, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इसको किसी न किसी तरह कामयाब करूँ और इसको नाकाम करने की कोशिश करूँ, क्योंकि ये सस्ती है, इसमें मुझे फ़ायदा नहीं है या वगैरह-वगैरह। तो ये पर्पसेज़ थे इन 2 ट्रायल के ख़ास तौर पर करने के। और फिर हम अगेन वन बाय वन करके जब दवाइयों की बात करेंगे तो उसमें रिकवरी और सॉलिडारिटी के जो रिजल्ट्स हैं, उसकी भी हम बात करेंगे। अच्छा डॉक्टर शहजाद, थोड़ा-सा अगर आप हाइलाइट हमें करके बता सकें कि ये कितनी-कितनी कंट्रीज़ में मौजूद थी? सॉलिडारिटी ट्रायल में कितनी कंट्रीज़ ने साइन अप किया? तकरीबन कितने सेंटर्स थे? कितने लोग ये रिक्रूट करना चाहते थे और अंदाज़न कितने के करीब अभी तक रिक्रूट हुए हैं, जिनके ऊपर ये किया गया है? अच्छा, ये जो 2 ट्रायल्स का, क्योंकि ये 2 इम्पोर्टेंट ट्रायल्स थे, एक WHO ने डिज़ाइन किया और फिर दूसरा जो है वो यूके में हुआ। तो जो सॉलिडारिटी ट्रायल WHO ने स्टार्ट किया, क्योंकि उनके जैसे डॉक्टर हामिद ने कहा कि उनके सेंटर्स होते हैं, उनके कोलैबोरेटर्स होते हैं मुख्तलिफ कंट्रीज़ में, तो उनको आसानी होती है डाटा कलेक्ट करने में। तो ये तकरीबन 35 कंट्रीज़ में इन्होंने स्टार्ट किया। तकरीबन 4000 से ऊपर पेशेंट रिक्रूट हुए, 35 कंट्रीज़ से डाटा इन्होंने कलेक्ट किया और तकरीबन 400 से ऊपर हॉस्पिटल ने पार्टिसिपेट किया। तो इसके जो टोटल था वो 4000 के करीब पेशेंट्स थे, 35 कंट्रीज़ और 400 से प्लस हॉस्पिटल्स थे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेशन की। और अभी भी ट्रायल कुछ ड्रग्स का चल रहा है, कुछ ड्रग्स की जो है इन्होंने रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए हैं, स्टॉप कर दिए हैं और कुछ के जो है वो कंटिन्यू हैं। ज़बरदस्त, एक्सीलेंट। सो ऑलमोस्ट ये 5000 समथिंग पेशेंट्स के ऊपर 39 कंट्रीज़, ये तो इसका मतलब बहुत हेल्दी डेटा सेट हुआ। सो इससे जो रिजल्ट्स आएँगे हम उनको सही मानेंगे। दूसरा, आई थिंक इस ट्रायल की जो ब्यूटी थी वो इसके अडैप्टिव डिज़ाइन में थी। ये वक़्त के साथ जो ऐड होती रही दवाई, किसी ने चाइना में कह दिया कि ये दवाई बहुत अच्छी है, कहीं से जापान से आ गया कि ये दवाई बहुत अच्छी है, तो उन्होंने आर्म्स ऐड करने शुरू कर दिए ट्रीटमेंट के। तो ये वक़्त के साथ ऐसा नहीं था कि उन्होंने कहा शुरू में ही हमें सब पता था। जो चीज़ आती गई, दुनिया में न्यूज़ आती गई, वो इसमें ऐड करते गए। सो अब हम वन बाय वन पिक करते हैं। डॉक्टर हामिद, आप हमें बता सकते हैं कि सॉलिडारिटी के अभी तक कितने ट्रीटमेंट आर्म्स थे? कौन-कौन से आर्म्स अभी चल रहे हैं, कौन से स्टॉप हो गए हैं? और ब्रीफली अगर आप हमें रिजल्ट्स के बारे में बता सकें।
जी, सॉलिडेरिटी ट्रायल जो है, जैसे आपने एक बड़ा अच्छा पॉइंट बताया कि वो एक इस तरह का उसका ट्रायल डिज़ाइन रखा गया था कि उसके ये जो ट्रीटमेंट आर्म्स थे, उनको वक़्त के हिसाब से रिव्यू किया जाए, उनका जायज़ा लिया जाए और ज़रूरत पड़ने पर उसमें तब्दीली कर दी जाए और नए ट्रीटमेंट आर्म्स जो है, मिसाल के तौर पर जो है वो ऐड कर दिए जाएँ। तो सॉलिडेरिटी ट्रायल के अंदर जो हमारे पास दवाइयाँ मौजूद थीं, उसमें सबसे पहले उस ज़माने में जब ट्रायल एस्टेब्लिश की गई तो हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्विन और क्लोरोक्विन का एक बड़ा चर्चा था और बहुत लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये सस्ती दवा है और दुनिया के दूसरे ममालिक में इसकी रसाई भी आसानी से मौजूद है। तो पहला जो उसमें आर्म था वो सॉलिडेरिटी ट्रायल में वो इसका था। दूसरा उसमें एज़िथ्रोमाइसिन की कॉम्बिनेशन के साथ उन्होंने जो है उसको ट्रायल करने का रखा था। और तीसरी जो उसके अंदर जो आर्म थी वो एक जो हमारे पास पहले हम यूज़ करते रहे एचआईवी के लिए कॉम्बिनेशन है एंटीवायरल ड्रग की, जो लोपिनाविर एंड राइटोनाविर, उसका एक उसमें आर्म था। इसी तरह उसके अंदर उसमें उन्होंने बाद में कुछ इंटरफेरोन्स के आर्म भी ऐड किए। तो इंटरफेरोन्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि सिंथेटिक हैं, जो लेबॉरेटरी में बनाए जाते हैं, लेकिन ये ऐसे अज्जा हैं जो कि कुदरती तौर पे हमारे जिस्म में बनते हैं और इंसान जो है, एक इंसानी जिस्म इनको वायरस के खिलाफ और मुख्तलिफ बीमारियों के खिलाफ, खास तौर पे जो इन्फेक्शन फैलाने वाले जरासीम हैं, उनके खिलाफ दिफा के तौर पर जो इनको इस्तेमाल करता है। तो ये भी एक नेचुरल डिफेंस सिस्टम के अंदर जो है सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो इंटरफेरोन्स के अंदर जो है मुख्तलिफ किस्में हैं अगेन इंटरफेरोन्स की, तो इसके ऊपर जो है एक आर्म ऐड किया गया था इसके अंदर। तो जो है ये जो है मेन जो है उसके अंदर जो है हमारे पास थी। एंटीवायरल वो भी तो थी, रेमडेसिविर शायद। जी, इसमें रेमडेसिविर भी थी। रेमडेसिविर जो है, अच्छा आपने याद दिलाया। रेमडेसिविर एक ऐसी एंटीवायरल दवा थी जो कि पहले इबोला वायरस के लिए जो है अंडर जो है ट्रायल थी। तो रेमडेसिविर की और दूसरी दवाइयों में फ़र्क ये है कि जैसे लाइपोनाविर, आइटोनाविर की कॉम्बिनेशन मैंने आपसे ज़िक्र किया, या दूसरी फ्लू की, दूसरी वायरस की मेडिकेशन का ज़िक्र किया। उनकी बहुत ही लॉन्ग सेफ हिस्ट्री ऑफ यूज़ है, वो इस्तेमाल हो रही हैं अपने इन्फेक्शंस के अंदर। जो रेमडेसिविर थी वो ऐसी दवा थी जो अभी स्टिल इन्वेस्टिगेशनल ड्रग थी, वो अभी तक अप्रूव नहीं हुई थी इबोला के लिए। वो एक नई दवा थी जो कि ऑलरेडी रिसर्च एंड डेवलपमेंट फेज़ में थी। इबोला की जो बीमारी थी वो एक रीजन की हद तक दुनिया में रिस्ट्रिक्टेड थी, वो ऐसा वबा नहीं था जो पूरी दुनिया में फैल गया हो, तो वो पैंडेमिक की शक्ल में नहीं थी। तो उसके जो ट्रायल हो रहे थे, वो उस अफ्रीकन रीजन के अंदर ही जो है रिस्ट्रिक्टेड थे और 2019 के अंदर जो उसका लेटेस्ट एविडेंस आया था इबोला के अगेंस्ट में, वो उतना प्रॉमिसिंग नहीं था। तो वहाँ वो ड्रग जो है अपने डिस्कवरी पाथवे के अंदर जो है स्लो डाउन हो गई थी और मार्केट में नहीं आई थी। जैसे ही कोविड-19 का मामला शुरू हुआ, तो फ़ौरन दुनिया का ख़्याल रेमडेसिविर की तरफ गया कि भई अगर इबोला के खिलाफ ये दवा नहीं कामयाब हुई तो शायद सार्स-कोवी-2 के खिलाफ कामयाब हो जाए, तो उसको रीपर्पस करने की कोशिश की गई। लेकिन उसमें सबसे बड़ी एक लिमिटेशन ये थी कि उसका लॉन्ग टर्म सेफ्टी डेटा हमारे पास नहीं था, वो एक नई दवा थी। उसका जो भी डेटा मौजूद था वो ट्रायल्स की हद तक लिमिटेड था। तो सॉलिडेरिटी ट्रायल में जो है रेमडेसिविर को भी जो है शामिल किया गया। रेमडेसिविर जो है वो एक अमेरिकन कंपनी की दवा है जो उन्होंने इन्वेंट की थी। इसमें एक और एंटीवायरल ड्रग है जो जापानीज़ कंपनी की तरफ से, जिसको हम फाविपिराविर कहते हैं, और ये दवा जो है पहले मार्केट में आ चुकी थी और ये दवा ख़ास तौर पे जापानीज़ फ्लू एक पैंडेमिक आई थी, जो कि काफ़ी डेंजरस फ्लू थी, उससे काफ़ी अमवात हुई थी जापान के अंदर, वो पूरे मुल्क में उनकी फैल गई थी वो वबा। लेकिन अगेन ये वबा आलमी सतह पर नहीं आई थी, जापान की हद तक महदूद थी और जापानी गवर्नमेंट ने इस दवा के ज़रिए उस वबा पे काबू पाया था। तो ये जापानीज़ दवा जो थी एंटीवायरल मेडिकेशन, ये 2 मेडिकेशंस इस वक़्त जो हैं प्योर एंटीवायरल मेडिकेशंस है जो कि एक्चुअली जो वायरस है उसको टारगेट करती हैं और या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो उसको टारगेट करेंगी और वायरल लोड जो है वो जिस्म से ख़त्म करेंगी। तो अगर हम कोरोना वायरस के इस मर्ज़ के लिए जो जितनी भी दवाइयाँ इस वक़्त काबिले जो है इलाज हैं या ज़ेरे मतलब रिसर्च है, उनमें हम देखें तो ये 2 मेडिकेशंस ऐसी हैं जो कि डायरेक्टली जो है वो वायरस को जो है जो है अटैक करती हैं और उसको ख़त्म करने की कोशिश करती हैं। इसी तरह एचआईवी की जो लाइपोनाविर और राइटोनाविर की कॉम्बिनेशन थी, वो भी एंटीवायरल ड्रग की कॉम्बिनेशन है, लेकिन उसके रिज़ल्ट्स इतने प्रॉमिसिंग नहीं आए और उसका डेटा इतना पॉज़िटिव नहीं था कि वो वायरस को पूरी तरह इरेडिकेट कर सके।
फिर जब हमें बोला कि दवा का हम देखते हैं, तो रेमडेसिविर जो है, इसके भी जो इनिशियल रिज़ल्ट्स थे, वो इतने प्रॉमिसिंग नहीं थे। कुछ रिज़ल्ट्स इसके जो स्मॉल ट्रायल्स के थे, उसमें हमारे पास कुछ पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स आए, लेकिन जो फिर लास्ट ट्रायल्स हुई, उसके अंदर इसका डेटा जो है इतना पॉज़िटिव नहीं आया। और एक और लिमिटेशन जो इस एचआईवी सॉरी इबोला ड्रग की थी, वो ये थी कि इंट्रावेनस ड्रग थी, तो उसको इंजेक्शन के ज़रिए लिया जाता था। और जो फार्मास्यूटिकल कंपनी इसके पीछे रिसर्च में इन्वॉल्व थी, अमेरिकन कंपनी, अब वो इस हवाले से भी गौर कर रहे हैं कि हो सकता है कि दवा के रिज़ल्ट्स जो हैं, जो हमारे लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स के अंदर बहुत पॉज़िटिव हैं, वो वायरस के खिलाफ बड़ी अच्छी एक्टिविटी रखती है। अब वो इस बात पे गौर कर रहे हैं कि क्यों इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं आ रहा पेशेंट में। तो उसमें एक पहलू ये भी हो सकता है कि जो दवा है, वो टारगेट साइट्स के ऊपर पहुँच नहीं पा रही है। जब आप उसको इंजेक्ट करते हैं, तो दवा बॉडी के फिजियोलॉजी सिस्टम के थ्रू गुज़रती है, उसकी पूरी जिस्म में डिस्ट्रीब्यूशन होती है और इंसानी जो एंजाइम्स हैं, वो उसको ब्रेक डाउन करने की भी कोशिश करते हैं। हर एक वो एक फॉरेन सब्सटेंस है, एक केमिकल है, तो बॉडी उसको डिग्रेड भी करने की कोशिश करती है। तो इसमें वेरियस फैक्टर आ जाते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन के, डिस्ट्रीब्यूशन के, एलिमिनेशन के, हाफ लाइफ के। तो अब जो कंपनीज़ हैं, वो उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रही हैं और सोच रही हैं कि हो सकता है कि इसका असल मसला ड्रग डिलीवरी का हो। तो उस हवाले से एक अल्टरनेटिव ऑप्शन ये है कि हो उस दवा को अगर इन्हेलर के थ्रू डायरेक्ट ले लिया जाए, नेबुलाइज़र के थ्रू ले लिया जाए, तो आप उसको डायरेक्टली रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर डिलीवर कर सकते हैं। तो रिसेंटली रेमडेसिविर की कुछ नई ट्रायल्स डिज़ाइन हो रही हैं, जो कि अभी प्रॉपर्ली स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन वो इस तरफ आप सोच रहे हैं कि उसको इन्हेलेटरी फॉर्म में अगर लेके आया जाए, तो उसके शायद और बेहतर रिज़ल्ट्स सामने आ सकते हैं। इसमें डॉक्टर शहज़ाद मज़ीद आपको बताएँगे ट्रायल्स के हवाले से कुछ चीज़ा-चीज़ा जो ट्रायल्स हैं रेमडेसिविर के हवाले से। ठीक है। वो मैं डायरेक्टली डॉक्टर शहज़ाद, इससे पहले कि हम रेमडेसिविर और एक-एक दवाई को पिक करें, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप अगर हमें 2 से 3 लाइनों में बता सकें रिकवरी ट्रायल के ऊपर, कि ये किस तरीका, अब ये जैसा डॉक्टर हामिद ने हमें बताया तो है कि एनएचएस और यूनिवर्सिटी ऑफ लफील्ड और उसके साथ थी, बट इसमें कितने आर्म्स थे और ये कितनी दवाइयों को देख रहा था? अच्छा, जो रिकवरी ट्रायल था वो पेशेंट पार्टिसिपेशन के हिसाब से डब्ल्यूएचओ के ट्रायल से बेहतर था। इसमें पार्टिसिपेशन थी पेशेंट्स की, वो बहुत ज़्यादा थी, वो 10,000 से ऊपर थी और ये बहुत एक मुनज़्ज़म तरीके से रन हुआ। सारे एनएचएस हॉस्पिटल थे, जो ट्रस्ट थी या एनएचएस के अंदर ट्रस्ट होती है, यानी 2-3 हॉस्पिटल को मिला के एक ट्रस्ट बना दी जाती है। तो वो इनके पास 100 से ऊपर ट्रस्ट थी और सारे हॉस्पिटल में ये ऑफर की गई। तो जब पेशेंट्स को बताया गया, क्लिनिशियंस ने उनको बताया कि भई इसके ये फ़ायदे हैं, तो ज़्यादा पार्टिसिपेशन हुई। तो पेशेंट नंबर के हिसाब से ये बहुत बेहतर थी और ज़्यादा तरीके से अच्छे तरीके से रन हुई। और इसमें ड्रग्स भी ज़्यादा ऑफर की गई, उनके रिजल्ट्स भी ज़्यादा अच्छे आए और इन्हीं के रिजल्ट्स की बेसिस पे डब्ल्यूएचओ ने कुछ आर्म्स अपने बंद किए। तो इनके पास भी कॉमन ड्रग्स थी जो कि डब्ल्यूएचओ भी दे रहा था, जैसे लोपिनाविर, रेटोनाविर थी। इसमें डेक्सामेथासोन थी, स्टेरॉइड जो थी, वो लो डोज़ स्टेरॉइड दी इन्होंने 6 मिलीग्राम कम डोज़ में उसको दिया। इसके अलावा उन्होंने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दी। उसके अलावा उन्होंने एज़िथ्रोमाइसिन भी दी विद हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, जो एक तरह की एंटीबायोटिक होती है, पाकिस्तान में बहुत यूज़ होती है। इसके अलावा उन्होंने इंटरल्यूकिन 6, एक तरह की ड्रग होती है इंटरल्यूकिन 6 इन्हिबिटर टोसिलिजुमैब, वो दी। फिर इन्होंने प्लाज़्मा थेरेपी भी ऑफ़र की। तो इनके पास ज़्यादा ड्रग्स थी, ज़्यादा पेशेंट्स थे और इनके पास एक बड़ा मुनज़्ज़म सेटअप था जो कि अच्छी तरीके से कंट्रोल हो सकता था। तो इंस्ट्रक्शन ज़्यादा अच्छे तरीके से फ़ॉलो हो सकती थी, इसीलिए इनके जो ट्रायल्स के रिज़ल्ट हैं, 2 ट्रायल्स, इनके जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का ट्रायल आया, उसके रिज़ल्ट्स के बाद डब्ल्यूएचओ ने वो आर्म अपना बंद कर दिया और एक डेक्सामेथासोन का ट्रायल का रिज़ल्ट आया। इन्होंने लोपिनाविर को भी कहा कि ये इफेक्टिव नहीं है, इनका उन्होंने रिज़ल्ट्स पब्लिश किए। तो 3-4 रिज़ल्ट्स उन्होंने पब्लिश किए, एक लोपिनाविर का उन्होंने कहा कि ये इफेक्टिव नहीं है। फिर उन्होंने डेक्सामेथासोन का रिज़ल्ट्स पब्लिश किए, वो भी लांसेट में पब्लिश हुआ है। वो उन्होंने कहा कि बहुत इफेक्टिव है सीवियर केसेस में। और उसके अलावा उन्होंने एक और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, लोपिनाविर और डेक्सामेथासोन, ये 3 रिज़ल्ट्स उन्होंने अब तक पब्लिश किए हैं। तो ये ज़्यादा सक्सेसफुल है इन टर्म्स ऑफ रिज़ल्ट्स, इन टर्म्स ऑफ पेशेंट पार्टिसिपेशन, तो ये ज़्यादा सक्सेसफुल रहे डब्ल्यूएचओ के हिसाब से। ठीक। अच्छा, मैं नाज़रीन के लिए साथ-साथ यही ऐड करती जाऊँ कि डब्ल्यूएचओ ने और यूके ने तो ट्रायल्स किए हैं, लेकिन पाकिस्तान में भी एक बहुत लार्ज सतह पे प्रोटेक्ट ट्रायल के नाम से यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज़ ने ये की है, जिसमें 7 आर्म्स थे मुख्तलिफ और 3 दवाइयों को इन्होंने टेस्ट किया, जिसमें एक थी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन थी,
दूसरी एजिथ्रोमाइसिन थी, वही जो हमारी रेगुलर एंटीबायोटिक यूज होती है, और तीसरी इन्होंने एक एंटीवायरल ऑस्टेलमिविर के नाम से इस्तेमाल की थी। अब इसके सिंगल रेजिमेंट्स भी दिए गए थे, डबल रेजिमेंट्स भी दिए गए थे, और ट्रिपल रेजिमेंट भी दिया गया था। और इसके जो इंटरम रिजल्ट्स आए, ये अराउंड 32 हॉस्पिटल्स के अंदर अक्रॉस पाकिस्तान थी। अराउंड 9000 पेशेंट्स यहाँ पे रिक्रूट हुए थे। और इंटरम ये जो अभी दरमियान के रिजल्ट्स आए हैं, उसमें यही शो हुआ है कि ट्रिपल थेरेपी में ऑलमोस्ट 86% रिकवरी रेट आया है डे 14 पे। पीसीआर नेगेटिव आ गया डे 14 में जब ट्रिपल रेजिमेंट इस्तेमाल की गई, एज अपोज टू कि सिंगल डबल ये वो थी। अब जी हम आ जाते हैं सबसे ज्यादा जो हमारी डिबेट हम हर तरह सुनते रहे, ट्रम्प कुछ कहते हैं, डॉक्टर फॉशी कुछ कहते हैं, ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के बारे में क्या है? It's become a very sensational topic, but I would rather that we explain it generally आसान जबान में to our public कि आया ये ठीक है नहीं है, या इसके ऊपर कोई ऐसी चीजें हैं जो नाजरीन को पता होना चाहिए फ्रॉम एक्सपर्ट्स। अच्छा, जो ये जो ड्रग्स हमने बात की कि किस तरह से ड्रग्स जो दूसरी चीजों में यूज हो रही थी, जैसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है, ये मलेरिया में भी यूज होती है, कुछ जोड़ों की बीमारी में भी यूज होती है। तो ये ड्रग्स किस तरह से लोगों ने यूज करनी शुरू की? इसका कुछ एक्सपेरिमेंटल स्टडीज 2003 में जब पहला कोरोना वायरस का केस आया था, तो उसके बाद कुछ मॉडल ड्रग्स उन्होंने टेस्ट की थी कि कौन सी ड्रग्स जो है वो इस वायरस को रोकती हैं बढ़ने से या काम बॉडी में फैलने से। तो कुछ ड्रग्स, मॉडलिंग ड्रग्स उन्होंने यूज की, उसमें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भी थी। तो इसलिए जब जैसे ही 2020 में जब ये 19 में दिसंबर में जब ये पहला केस आया, तो चाइनीज सबसे पहले उन्होंने ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को यूज किया, क्योंकि उनके पास 2002 में डाटा मौजूद था कि ये ड्रग किसी तरह कुछ काम करती है वायरस को बढ़ने से बॉडी में। तो उन्होंने सबसे पहले उसको यूज किया और उसके बाद उन्होंने कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स पब्लिश किए। उसके बाद एक फ्रांस में एक स्टडी हुई जो कि बड़ी पॉपुलर हुई, जो बहुत कम पेशेंट्स पे, सिर्फ 35 पेशेंट पे हुई थी। उसमें भी जब आप आर्म्स देखें डिफरेंट, तो उसमें कोई 6 किसी में थे, किसी में 10 थे, तो बहुत कम पेशेंट थे उसमें। फिर वो उन्होंने पॉजिटिव रिजल्ट्स पब्लिश किए। उसके बाद उसको अमेरिकन गवर्नमेंट ने, ट्रंप ने उसको उसको बताना शुरू किया कि ये बहुत अच्छी ड्रग है और उसको यूज करना चाहिए। और फिर एक तरह से एफडीए पे प्रेशर भी आया कि आप इसको अप्रूव करें। तो उन्होंने बहरहाल अप्रूव तो नहीं किया, उन्होंने कंडीशनल एक तरह से कुछ इजाजत दी, लेकिन वो भी बहुत लिमिटेड थी। तो इस तरीके से बहुत सारे ट्रायल्स उसके बाद लोगों ने किए, जिस तरह रिकवरी ट्रायल के अंदर भी, डब्ल्यूएचओ ट्रायल के अंदर भी ये शामिल हुई। फिर बाद में जब रिकवरी ट्रायल ने अपने रिजल्ट्स पब्लिश किए, तो उसमें उन्होंने कहा कि इसका कोई इतना अच्छा इफेक्ट्स नहीं है। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि जिस तरीके से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को यूज करना चाहिए था वो नहीं हुई। इसको यूज करना चाहिए था अर्ली फेज में, इसको लेटर फेज में देंगे तो उसका फायदा नहीं है। तो फिर ये डिबेट शुरू हुई और अभी भी बहुत सारे ट्रायल्स अभी इस पे हो रहे हैं। कुछ ट्रायल्स पब्लिश किए हैं, बहुत सारे ट्रायल्स आप देखेंगे तो उन्होंने पॉजिटिव रिजल्ट्स भी दिए हैं। लेकिन जो बड़े ट्रायल्स थे, रिकवरी ट्रायल, उन्होंने उसमें पॉजिटिव रिजल्ट्स पब्लिश नहीं किए। फिर इसी तरह डब्ल्यूएचओ ने भी इसको ड्रॉप कर दिया। लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं कि इसको सही तरीके से यूज नहीं किया गया, इसको सही तरीके से यूज करना चाहिए था, इसको माइल्ड केसेस में इसको अर्ली फेज में देना चाहिए था, इसको लेट फेज में दिया। तो इस तरह के बहुत सारे सवालात हैं, जो बहुत सारे क्लिनिशियंस हैं जो इससे खुश नहीं है, तो वो उसको दोबारा से रन करके देखना चाहते हैं। इसीलिए रिकवरी ट्रायल का जो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड है, उसने एक और ट्रायल स्टार्ट किया है प्रोफाइलैक्सिस के नाम से, कि नहीं वो प्रोफाइलैक्सिस के तौर पे देंगे, बचाव के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को देंगे। तो इन्होंने एक नया ट्रायल भी शुरू किया है। तो लोग अभी भी कुछ रिजल्ट्स पब्लिश हुए हैं, लेकिन बहुत सारे क्लिनिशियंस हैं जो उसके फेवर में नहीं है, रिजल्ट्स को नहीं मान रहे। वो कहते हैं नहीं, इसको सही तरीके से यूज नहीं किया, इसको दोबारा से यूज करना चाहिए। इसीलिए अभी भी ये डिस्कशन में शामिल है। ठीक, इसी तरह मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँ, जो पाकिस्तान में भी प्रोटेक्ट ट्रायल थी और एक और ट्रायल यहाँ पे प्रोफाइलैक्सिस की भी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन पे की गई है, उसके अभी तक फिलहाल पॉजिटिव रिजल्ट्स ही आ रहे हैं। यहाँ पे अगर डॉक्टर हामिद आप वो लैंसेट के अंदर जो पब्लिकेशन एक आई थी, एक बहुत बड़ा सा मेटा एनालिसिस जिसके हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन काम नहीं करती, और उसके बाद फिर वो रिमूव कर दिया गया, और उसके ऊपर खैर आई डोंट गो इनटू द पॉलिटिकल ड्रामा वो जो था, लेकिन एंड में लैंसेट ने रिट्रैक्ट करके रीडर्स को सॉरी बोला कि ये रिजल्ट्स ठीक नहीं थे और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन अभी तक काम कर रही है। सो अगर थोड़ा सा आप इस पे, और अभी आई थिंक 3 से 4 दिन पहले एक आर्टिकल आई थिंक लास्ट वीक ही पब्लिश हुआ है लैंसेट में दोबारा, कि बिग फार्मास्यूटिकल्स का शायद कोई रोल था कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन सामने ना आ सके। इस पे आप कुछ ऐड करना चाहें?
ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है डॉक्टर वजिया, और डॉक्टर शहजाद ने जैसे काफ़ी आपको बैकग्राउंड में बताने की कोशिश की कि किस तरह इसकी कंट्रोवर्सी पैदा हुई और इसकी बेसिस ऑफ फाउंडेशन क्या थी। तो अब तक तमाम दवाइयों और ट्रीटमेंट के अंदर ये वाहिद दवा है जो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी का शिकार हुई है और जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल इश्यूज़ पैदा हुए हैं लोगों को लेके। तो प्रॉब्लम इसकी यही थी शुरू में, जो साइंटिफिक कम्युनिटी ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया इस दवा को, उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि जो डेटा हमारे पास मौजूद था वो कंट्रोल ट्रायल्स की सूरत में मौजूद नहीं था। वो केस स्टडीज थी मुख्तलिफ पेशेंट्स की रिकवरी की, जो डॉक्टर्स और फिजिशियंस भी बात कर रहे थे, वो इस हवाले से बात कर रहे थे कि हमने एक्स नंबर ऑफ पेशेंट्स को दिया और वो ठीक हो गए। तो उसमें साइंटिफिकली इस बात को समझना ज़रूरी है कि एक ट्रायल क्या होती है। सिर्फ 10-15 पेशेंट्स को या इवन 300-400 पेशेंट्स को भी अगर आपने दवा दी और वो ठीक हो गए, तो साइंस की ज़बान में क्या उसको ट्रायल कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? तो ये बात सबसे पहले लोगों को समझनी चाहिए कि जो क्लिनिकल ट्रायल जो होती है, उसके अंदर हमें मवाज़ना करना बहुत ज़रूरी होता है ये बताने के लिए कि आया जो पेशेंट ठीक हुए या जो मुस्बत नताइज हमें नज़र आए, वो फैक्टर एक्स की वजह से थे, दवा एक्स की वजह से ही थे, या वो कुदरती तौर पर नेचुरली ही ठीक हो गए। अब चूँकि एक वायरल इन्फेक्शन हमने पहले आपको पिछले एपिसोड में बताया है कि वायरल इन्फेक्शन क्या होता है, क़ुव्वत मदाफ़त कैसे काम करती है और किस तरह एंटीबॉडीज़ बनती हैं। तो उस तमाम नॉलेज को मद्देनज़र रखते हुए अगर आप गौर करें, तो मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट जो है उनका मदाफ़ती निज़ाम वैसे ही खुद ब खुद रिकवर हो जाता है। तो जब हम अर्ली फेज़ पे जाएँ बीमारी के, जब हम दवा यूज़ नहीं कर रहे थे, जब किसी को भी मालूम नहीं था कि कौन-सी दवा यूज़ करनी चाहिए, तब भी डेथ रेट 100% नहीं था कि जो जिसको कोरोना वायरस लगा उसने मरना ही मरना है। 90 से 95% लोग दुनिया के अगर एवरेज हम देखें, तो वो कुदरती इस तौर पर इससे ठीक हो रहे थे। तो अब अगर आपके पास क्लिनिक में 300 पेशेंट आ जाते हैं और वो इतने सीवियरली इल भी नहीं है और उनमें से 99% ने वैसे ही ठीक हो जाना है, तो हम उनको कोई भी दवा दे दें, इवन अगर पैरासिटामोल भी दे दें तो वो ठीक हो जाएँगे। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो दवा जो है वो उस बीमारी के खिलाफ काम कर रही है। ये एक वाहिद एक मेन आर्गुमेंट था जो बहुत से डॉक्टर जिसकी वजह से खुश नहीं थे, क्योंकि उनको ये महसूस हो रहा था कि उनके पेशेंट ठीक हो रहे हैं, तो क्यों उस दवा को रोका जा रहा है। तो ट्रायल के अंदर एक कंट्रोल ग्रुप होना बहुत ज़रूरी होता है जिसको हम वो दवा नहीं देते, लेकिन हम उनको बताते नहीं है कि आपको ये दवा नहीं मिल रही, ताकि साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट बायस को भी रिमूव कर सकें। तो एक ही रंग की एक जैसी दिखने वाली 2 दवाइयाँ हम ऐसी बनाते हैं कि एक में दवा हो, एक में ना हो। तो दवा दोनों खा रहे होते हैं, लेकिन एक दवा नहीं खा रहा होता, एक जो है सिर्फ़ एक फर्ज़ी गोली खा रहा होता है और एक जो ग्रुप होता है वो दवा खा रहा होता है, जिसको जैसे आपने कहा प्लेसिबो कहते हैं। तो आम ज़बान में कहने की जैसे फर्ज़ी दवा है वो, लेकिन वो उसी रंग की होती है, उसी शक्ल की होती है, ताकि पेशेंट को साइकोलॉजिकली ये फ़ील ना हो कि भई मैंने चूँकि दवा खाई है तो मुझे तो बेहतरी होनी ही है और मैंने नहीं खाई है तो मुझे तो होनी ही नहीं है। तो इस बायस को भी रिमूव किया जाता है और बहुत सी ट्रायल्स में हम डबल ब्लाइंड का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, तो ना पेशेंट को पता होता है, ना डॉक्टर्स को पता होता है, ना नर्सिंग स्टाफ को पता होता है। तो जो लोग उनको केयर कर रहे होते हैं, लुक आफ्टर कर रहे होते हैं, वो भी ब्लाइंडेड होते हैं कि किसको दवा दी गई, किसको नहीं दी गई। ताकि जब वो रिपोर्टिंग करें, जब वो पेशेंट का असेसमेंट करें, तो बिल्कुल न्यूट्रल होके देखें। वो अनइंटेंशनली बस में अनकॉन्शियस बायस ना आ जाए कि भई इसको चूँकि हमने ये दवा दी है, तो उसका तो बेहतर आना चाहिए था। इसको दी नहीं है, तो ऐसे ही ड्रामे कर रहा है, इसको तो प्लेसिबो दी है, इसको कैसे साइड इफेक्ट आ गए। तो इसलिए इस सेटिंग के अंदर जब हम काम करते हैं तो हमारे पास एक अच्छा कंक्लूसिव रिजल्ट आता है। अब जैसे डॉक्टर शहजाद ने आपको बताया कि जो यूके की सॉलिडारिटी ट्रायल थी, उसका सबसे बड़ा एडवांटेज आप यूँ समझें, जैसे पाकिस्तान के तनाज़ुर में आप देखें कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, उसके सरकारी अस्पतालों का एक नेटवर्क है, कराची से लेके ऊपर पेशावर तक और नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर भी। अब वो सरकारी अस्पताल हैं, वहाँ लोग आ सकते हैं, मुफ़्त में इलाज करवा सकते हैं। मसला ये है कि उनकी क्वालिटी और उनकी रसाई इतनी अच्छी नहीं। लेकिन इंग्लैंड में इसी तरह जो नेशनल हेल्थ सर्विस का सिस्टम मौजूद है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, बॉटम से लेके टॉप तक पूरे कंट्री में फैले हुए हैं, वो टॉप चॉइस है। हम प्राइवेट केयर में नहीं जाते इंग्लैंड में, हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ही जाते हैं और तमाम लोग जो हैं एक निज़ाम के तहत डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर कंसल्टेंट के पास रेफर होते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, एक सिलसिले से चलते हैं। कोई अपनी मर्ज़ी से उठ के कंसल्टेंट के पास नहीं जाता। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि जब हमने ट्रायल यूके में स्टार्ट किया, तो हमारे पास एक लोगों का ट्रस्ट लेवल था अपने हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर, हमारे पास रिक्रूटमेंट थी, हमारे पास सारे डॉक्टर्स कोऑर्डिनेटेड टीम के तहत पूरे कंट्री में काम कर रहे थे और डब्ल्यूएचओ की निस्बत से ज़्यादा बेहतर कोऑर्डिनेटेड तरीके से डेटा कलेक्ट हो गया, ज़्यादा बड़ी तादाद में डेटा कलेक्ट हुआ और इतना स्ट्रॉन्ग साइंटिफिकली बैलेंस डेटा था कि बहुत सी ट्रायल्स डब्ल्यूएचओ ने, जैसे डॉक्टर शहजाद ने कहा, कि सोचा कि अब करने की ज़रूरत नहीं।
क्योंकि हम इतने लोगों की जानों को रिस्क में डाल रहे हैं प्लेसिबो दे के और फर्जी दवा दे के। तो जब हमें पता चल गया ये दवा नहीं काम कर रही और एक अच्छी ट्रायल हो चुकी है, तो एज इट इज सेम प्रोटोकॉल पे उसको रिपीट करने की जरूरत, तो उन्होंने उसको बंद कर दिया। लेकिन जैसे डॉक्टर शहजाद ने कहा कि दवा देने के जो तरीक़ेकार हैं, उसमें ये देखना होता है कि आपने ट्रायल बहुत बीमार लोगों में किया। बहुत बीमार लोगों में भी कुछ बीमार ऐसे हैं जो अस्पताल में एडमिट हैं, लेकिन उनकी जान को इतना खतरा नहीं है। कुछ ऐसे हैं जो मसनूई ऑक्सीजन पे चले गए हैं, वो होश में ही नहीं है, बेहोश हो चुके हैं। तो बीमारी की जो शिद्दत है, उसमें किस किस्म के मरीजों पे दवा का टेस्ट किया गया और प्रोफाइलैक्सिस जो एक है कि बीमारी से बचाव के लिए क्या दवाई का किरदार है। तो अभी भी इसमें गुंजाइश मौजूद थी कि जो पहलू के ऊपर ट्रायल प्रॉपर नहीं हुए थे, जिसके ऊपर एनेक्डोटल डेटा जिसको कह रहे थे कि भाई डेटा इतना अच्छा नहीं है या ट्रस्टवर्दी नहीं है, उसको अगर एक अच्छी ट्रायल की सूरत में कर लें तो ये क्वेश्चन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। फिर लोग ट्रस्ट कर लेंगे। जैसे रिकवरी का डेटा आ गया कि भाई हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स में जो सीवियरली इल पेशेंट थे उसमें दवा का कोई किरदार नहीं, वो काम नहीं कर। अब जो माइल्ड टू मॉडरेट पेशेंट है उनमें क्या इसका किरदार है, उसको कुछ एग्जिस्टिंग न्यू ट्रायल्स के हवाले से देखा जा सकता है। तो ये जो अच्छा, लैंसेट यहाँ पे अब मैं क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी कि रिकवरी जी, जी, पूछिए। हेलो, यहाँ पे मैं क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगी कि रिकवरी ट्रायल के कुछ अर्ली अनाउंसमेंट की गई थी कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड, जिसको हम आम जबान में स्टीरॉयड बोलते हैं, और उसमें जो डेक्सामेथासोन इस्तेमाल हुआ था, दैट शोड के मोर्टालिटी बेनिफिट था। इसको अगर आप बता सकें, बिकॉज दिस वाज अ ह्यूज सक्सेस, और उसके बाद सिर्फ जो नुकसानात होने शुरू हो गए वो ये होना शुरू हो गया कि हर किसी ने घर में स्टीरॉयड्स को स्टॉक करना शुरू कर दिया और हर जीपी हर तरफ स्टीरॉयड लिख रहा था। सो डॉक्टर शहजाद, डॉक्टर हामिद, अगर आप इसको थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहें कि सबसे पहले डेक्सामेथासोन या स्टीरॉयड किस फॉर्म में इस्तेमाल किया गया, वो इंजेक्टेबल था या ओरल था? मतलब आई थिंक डेक्सामेथासोन की भी कुछ ट्रायल्स थी, प्रेडनिसोलोन की भी थी। प्रेडनिसोलोन ओरल होता है, डेक्सामेथासोन इंट्रावीनस होता है, लेकिन यहाँ पे लोगों ने उसको कन्वर्ट करके 40 mg प्रेडनिसोलोन हर तरफ इस्तेमाल हो रहा था। सो इसको अगर हम हाईलाइट करें कि किन लोगों में इट विल बी सक्सेसफुल इफ टेकन, क्या ये प्रोफाइलैक्सिस या एहतियात के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, या ये सिर्फ सिवियरली इल के लिए है, या किस स्टेज ऑफ डिजीज में इसको दिया जाए तो ये ठीक होगा? डॉक्टर शहजाद, अगर आप स्टार्ट करना चाहें। अच्छा, हाँ, अच्छा, ये जो डेक्सामेथासोन का जो यहाँ पे था स्टेरॉइड का, इसका एविडेंस तो पहले भी जी। मौजूद था। जिस तरह हमारा हमने एक स्टडी हमने भी की थी, जो तकरीबन हमने 10,000 से प्लस का डाटा हमने भी कोविड का उस पे एनालाइज़ किया और देखा था, जी। जो कि अप्रैल में किया था, और जो ट्रायल रिकवरी का जो रिज़ल्ट पब्लिश हुए वो जुलाई में हुए। तो इसका एविडेंस लाइफ सेविंग इसका एक कंट्रीब्यूशन स्टेरॉइड का पहले से एक एविडेंस मौजूद था। चाइनीज़ स्टडीज़ में ये मौजूद था। चाइनीज़ स्टडीज़ में अर्ली जनवरी से वो यूज़ कर रहे थे, वो इंजेक्टेबल फॉर्म में यूज़ कर रहे थे, मिथाइल प्रेडनिसोलोन। तो वो यूज़ कर रहे थे और उसके बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आए थे। मोर्टेलिटी जो अमवात थी वो काफ़ी कम हुई थी। लेकिन कोई एज़ सच इतना बड़ा ट्रायल नहीं हुआ था रिकवरी के तरह का, या डब्ल्यूएचओ की तरह का कोई ट्रायल नहीं था। वो एक रेट्रोस्पेक्टिव यानी कि बहुत छोटी-छोटी तरह की एक स्टडीज़ थी जिसका जिसका डाटा मौजूद था। तो हमने एक ज़रूरत समझी कि जब ये छोटे-छोटे डाटा मौजूद हैं, क्यों ना हम इन सारे छोटे डाटा को लेके और इन सबको मिला दें और एक हमारे पास बहुत बड़ा डाटा सेट बन जाए, और हम उसको अगर दोबारा से रन करें, उसकी एनालिसिस करें और देखें क्या ये वाक़ई इफ़ेक्टिव थी कि नहीं थी। तो हमने सारी छोटी-छोटी स्टडीज़ से, चाइना से, फ्रांस से, इटली से, सारी कंट्री, ब्राज़ील, ये सारी कंट्रीज़ से हमने डाटा ले लिया और उठा के हमने तकरीबन 17,000 का डाटा जमा किया। और उसके बाद हमने देखा कि क्या जो स्टेरॉइड यूज़ हो रही है, डिफरेंट मिथाइल प्रेडनिसोलोन है, डेक्सामेथासोन है, आईवी है, ओरल है, ये सब यूज़ हो रही है, इसके क्या कोई है इम्पैक्ट शरह अमवात पे? तो जब इन डाटा को देखा तो हमने बड़े हमें इंटरेस्टिंग रिजल्ट आए, और हमने पता लगा कि जो मोर्टेलिटी है, जो अमवात है, वो काफ़ी कम हो जाती है अगर स्टेरॉइड दी जाए। तो ये हमने अप्रैल में खत्म किया ये, और इसको फिर हमने बाद में पब्लिश भी किया। और उसके बाद रिकवरी ट्रायल ने जुलाई में, जून-जुलाई में उन्होंने दोबारा ये पब्लिश किया, और उन्होंने कहा कि जो उन्होंने भी लो डोज़ दी थी उन्होंने डेक्सामेथासोन की, तकरीबन 6 मिलीग्राम दी थी उन्होंने पेशेंट्स में। तो वो उन्होंने उससे भी पता लगाया कि जो जो इन्होंने सीवियर केसेस में दिए, उस खुसूसन वो लोग जो ऑक्सीजन थेरेपी थे या मसनूई ऑक्सीजन ले रहे थे, उन पेशेंट्स में वो ले रहे थे। लेकिन यहाँ बहुत एक इम्पोर्टेंट बात है कि जो रिकवरी ट्रायल की है, कि जो माइल्ड केसेस थे, जो बहुत हल्के-फुल्के केसेस थे कोविड के, जिनके सिम्पटम्स बहुत कम थे, उसमें ये इफेक्टिव नहीं थी।
उन्होंने उसमें साफ लिखा कि जिन पेशेंट्स में जहाँ सिम्पटम बहुत माइल्ड थे, बहुत कम लेवल पे थे, सीवियरिटी नहीं थी, वहाँ ये इफेक्टिव नहीं है। सिर्फ उन केसेस में है जहाँ पर पेशेंट को ऑक्सीजन दी जा रही हो, मसनूई ऑक्सीजन दी जा रही हो या वेंटिलेटर जो मसनूई ऑक्सीजन देते हैं, उन पे ये इफेक्टिव है, माइल्ड केसेस में नहीं है। तो ये भी एक तरह की हमारे लिए एक तरह से लोगों के लिए अवेयरनेस है कि जो सिर्फ थोड़े से सिम्पटम्स हुए और उस पे ये खाना शुरू कर दें, तो वो ये ठीक नहीं है। उन्होंने बहुत सारे फिर क्लिनिशियंस ने ये भी कहा वो एक तरह से हार्मफुल भी हो सकता है, कि वो फिर उनकी जो है वो इम्यूनिटी भी इससे डिस्टर्ब हो सकती है, जो माइल्ड केस है, जो खुद ही बॉडी रिकवर हो सकती है। तो उसको क्या ज़रूरत है कि हम उसको स्टेरॉइड दें? तो उन्होंने उसमें बहुत क्लियरली मेंशन किया कि ये ड्रग माइल्ड केसेस यानी जो बहुत हल्के केसेस हैं, हल्के-फुल्के उसमें ज़रूरत नहीं है इस दवा को देने की, सिवाय सीवियर केसेस जो कि बहुत बिगड़ जाएँ, जहाँ हॉस्पिटलाइज़ हो जाएँ, ऑक्सीजन की उनको ज़रूरत पड़े, तो उसमें ये फ़ायदा हो सकता है। ठीक। अच्छा, सो इस पे कोई, अगर मैं ये कहूँ कि इसको ले लिया जाए इस ड्रग को फॉर ट्रीटमेंट पर्पसेस, खुद ही घर पे अगर आपके कोई ओल्ड पेरेंट्स हैं या ये है, तो दैट वुड नॉट बी राइट। प्लीज कंफर्म, ऐसा ही है। ठीक। ऐसा ही है, सो जी। प्लीज टेक होम मैसेजेस जी। के खुद से प्लीज कोई दवाई नहीं लें जब तक कि आपके डॉक्टर आपको उस दवाई को लिख के नहीं देते या कहते हैं कि ये आपके लिए फिलहाल मेडिसिन है। अगली एक दवाई जिसके बारे में हम लोग बहुत चीजें सुनते आ रहे हैं, अब मेरा एक सवाल है कि एक दवाई होती है एंटीवायरल, और हम जो दवाइयाँ बहुत ज्यादा न्यूज में सुन रहे हैं खासतौर पर पाकिस्तान में, हम रेमडेसिविर के बारे में बहुत सुन रहे हैं और हम फेविपिराविर के बारे में बहुत सुन रहे हैं। दोनों एंटीवायरल हैं, लेकिन दो मुख्तलिफ किस्म के एंटीवायरल हैं। एक ओरल है, एक इंट्रावीनस है। डॉक्टर हामिद, अगर आप हमें दोनों के दरमियान थोड़ा सा डिफरेंस बता दें, और साथ में आप हमें ये भी बता दें कि किस किस्म के पेशेंट्स में ओरल काम करती है, अर्ली डिजीज में, लेट डिजीज में, और कौन से लोगों में रेमडेसिविर काम कर रही है। और ये कि आप रेमडेसिविर की प्लीज स्टॉकिंग घर पे नहीं करें। रेमडेसिविर माइल्ड डिजीज के लिए नहीं है। यहाँ पे आके रेमडेसिविर की भी पाकिस्तान में बहुत स्टॉक लोगों ने घर पे जमा करने शुरू कर दिए थे। सो दीज आर फ्यू थिंग्स दैट वी वांट टू हाईलाइट थ्रू आवर T2F एंड गेट्स फार्मा प्लेटफॉर्म, कि ओवर यूज एंड अब्यूज ऑफ दवाइयां भी प्लीज कोविड में नहीं करें। सो सॉरी डॉक्टर हामिद, बैक टू यू। जी, बिल्कुल ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया। इससे पहले एक बात और स्टेरॉइड के हवाले से ऐड करता चलूँ कि लोग इस बात को, जैसे डॉक्टर शहजाद ने आपको समझाने की कोशिश की, कि ये ज़रूर समझें कि स्टेरॉइड जो है, वो कोरोना वायरस का इलाज नहीं है, वो वायरस को ख़त्म नहीं करता, वो एक एंटीवायरल दवा नहीं है। तो स्टेरॉइड का इस्तेमाल भी चाइना में जो आया, वो बगैर किसी क्लिनिकल ट्रायल के आया, और क्यों लोगों ने इस्तेमाल किया, डॉक्टर्स ने क्यों इस्तेमाल किया, उसकी वजह को समझना ज़रूरी है। तो स्टेरॉइड जो है वो ज़माना कदीम से एक लाइफ सेविंग ड्रग है। तो जब इंसानी जिस्म एक बिल्कुल ऑर्गन फेलियर्स में जाने लगता है और इंसान का जो अपना जो इम्यूनिटी सिस्टम है, वो काबू से बाहर हो जाता है, वो अनकंट्रोल हो जाता है। वायरस को या किसी भी बीमारी फैलाने वाले जो है जुज़ के लिए जब वो बहुत ओवर रिएक्टिव हो जाता है, तो वो अपने आप को सेल्फ डैमेज करना शुरू कर देता है और अपने जिस्म को तबाह करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से मौत वाक़ई हो जाती है, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर्स। तो जब पेशेंट उस स्टेज पे पहुँचता है, तो अमूमन दुनिया के तमाम अस्पतालों में एक प्रोटोकॉल के तहत उसकी जान बचाने के लिए लाइफ सेविंग ड्रग्स इस्तेमाल की जाती हैं, जिनमें स्टेरॉइड्स भी शामिल हैं। और ये सिर्फ कोरोना वायरस में नहीं, किसी भी इन्फेक्शंस के केस के अंदर इस्तेमाल होते हैं। बहुत ही हाई किस्म के सेप्टिसीमिया में इस्तेमाल होते हैं। एनाफिलेक्टिक शॉक जिसको हम कहते हैं, जिसके अंदर जो है इंसान का जो अगेन इम्यून सिस्टम में वो रिएक्ट करता है किसी भी एलर्जिन के खिलाफ या किसी भी पोटेंशियल थ्रेट के खिलाफ, और इतनी तेजी से रिएक्ट करता है कि डेथ वाक़ई होने लगे, उसके लिए इस्तेमाल होता है। कुछ पोस्ट डिलीवरी में प्रेग्नेंट ख़वातीन को डिलीवरी होने के बाद ट्रॉमा के अंदर उसमें भी दिया जाता है जान बचाने के लिए। तो ये कोई ऐसी नई दवा नहीं है और ये कोरोना वायरस की दवा नहीं है। ये वायरस का इलाज नहीं कर सकती, ये आपको ट्रीट नहीं कर सकती। इसीलिए दुनिया भर के अस्पतालों में डॉक्टर्स अपनी ज़हनियत, अपनी सलाहियत के हिसाब से जो भी दवाएँ उनको लगता था कि मुनासिब है, पेशेंट की जान बचा सकती हैं, अगर क्लिनिकल ट्रायल नहीं भी थी तो उन्होंने इस्तेमाल की और लोगों की जान बचाई। तो चाइना का जो डेटा था वो प्रॉपर ट्रायल की हालत में नहीं था, जैसे डॉक्टर शहजाद ने आपको बताया। कि उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि वो तजर्बा नहीं करना चाह रहे थे, वो लोगों की जानों को रिस्क पे नहीं डालना चाह रहे थे। ये एक एथिकल डायलेमा होता है कि जब आप ट्रायल करते हैं, तो आपको इंटेंशनली एक ग्रुप ऑफ पेशेंट को आप दवा नहीं दे रहे होते, आप उनको प्लेसिबो पे रख रहे होते हैं।
अब आप सोचिए अगर आपका कोई अजीज व अकारिब अगर ट्रायल में रजिस्टर होता है और उसको अगर हम सिर्फ एक आटे की गोली दे दें, एक प्लेसिबो दे दें, जिसमें दवा ना हो और वो पेशेंट मर जाए, तो आप क्या सोचेंगे कि भाई ये तो मेरे पेशेंट को ही दवा ना मिली, दूसरों को मिली, वो ठीक हो गए, तो मैंने कुर्बानी दे दी इस ट्रायल की खातिर। तो ट्रायल को एक हेल्थ इमरजेंसी में कंडक्ट करना, उसके अंदर भी मसाइल हैं, उसमें भी एथिकल कंसर्न्स हैं, उसमें भी इश्यूज हैं, इतना आसान काम नहीं है। तो चाइना में जो काम हुआ था उसके अंदर कंट्रोल ग्रुप्स ज्यादातर मिसिंग थे और वो छोटी-छोटी ट्रायल की सूरत में डेटा मौजूद था, इसलिए वो कंक्लूसिव नहीं था और पूरी दुनिया में उसको इस्तेमाल करते हुए लोग झिझक रहे थे। अब झिझकने की वजह क्या थी? अगर स्टेरॉइड इतना सेफ होता तो उसको फौरन यूज कर लेते। झिझकने की वजह ये थी कि स्टेरॉइड इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है, जो हाइपर एक्टिविटी हो रही होती है उसी को दबाता है। अब इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने का मतलब ये हुआ कि आपकी बॉडी में जो नेचुरल सलाहियत थी उस वायरस से छुटकारा हासिल करने की, आपने उसको भी बंद कर दिया। अब एक शख्स अगर माइल्ड बीमारी का शिकार है या मॉडरेट सी बीमारी का शिकार है, जिसका इम्यून सिस्टम अभी हाइपर रिएक्टिव नहीं हुआ है, उसको खतरा नहीं है अपने अपने इम्यून सिस्टम से। अगर आप उसके इम्यून सिस्टम को शट डाउन कर देंगे, तो वो वायरस से छुटकारा कैसे हासिल करेगा? तो ये एक परसीव्ड रिस्क था कि स्टेरॉइड के इस्तेमाल से और गलत इस्तेमाल से पेशेंट्स की जो नेचुरल इम्यूनिटी थी वो सप्रेस होने का खतरा था और पेशेंट की रिकवरी जो थी वो डिले हो जाने का खतरा था। जो बॉडी से वायरल की क्लियरेंस थी उसमें डिले होने का खतरा था। तो डब्ल्यूएचओ की भी मार्च में जो वार्निंग आई, उन्होंने कहा स्टेरॉइड का इस्तेमाल ना करें, इसी खतरे को मद्देनजर रखते हुए की। तो रिकवरी ट्रायल ने ये कुर्बानी दी, उन्होंने प्लेसिबो कंट्रोल ट्रायल्स की और पेशेंट को रिस्क पे रखा और बड़ी कुर्बानी दी, फाइनेंशियल कुर्बानी भी दी, टाइम की कुर्बानी भी दी, जानूं बहुत सी जानें भी गई अप्रैल के अंदर इंग्लैंड में। और उस वक्त उन्होंने कंक्लूसिव तौर पे ये कंफर्म किया कि जो बहुत ही सीवियरली इल पेशेंट हैं, जो कि बहुत ही हाइपर इम्यून रिएक्टिविटी की वजह से मर रहे हैं, सिर्फ उनमें स्टेरॉइड काम कर रहे हैं, माइल्ड से मॉडरेट केसेस में नहीं कर रहा है। तो खुदारा आप इस्तेमाल ना करें और स्टेरॉइड वैसे भी ऐसी दवा नहीं है जो आप सेल्फ यूज कर रहे हो, कोरोना वायरस से कतई नजर। वैसे भी आपको इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, हमेशा डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करने चाहिए और स्टॉक पाइलिंग का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि ये दवा एक इमरजेंसी लाइफ सेविंग दवा है, जो बेतहाशा दूसरी चीज़ों में इस्तेमाल होती है। ये डब्ल्यूएचओ की इमरजेंसी लिस्ट ऑफ मेडिकेशन में ज़माने से मौजूद है। तो अगर आप इसको गैर ज़रूरी तौर पे स्टॉक पाइलिंग करके ऐसा करेंगे, तो बहुत से मरीज़ों को जिनको अस्पतालों में इस दवा की ज़रूरत है, उनको नहीं मैसर हो सकेगी और आप मसाइल में मज़ीद इज़ाफ़ा कर रहे होंगे, बजाय ये कि बचाव कर सकें। तो ये एक मैं इसमें हिदायत देना चाहूँगा। मैं अच्छा, यहाँ आई पे थिंक टाइम की प्रियंशु जी बहुत शुक्रिया। टाइम को मद्देनजर रखते हुए मैं इस वक्त आज का प्रोग्राम अभी क्लोज करना चाहूंगी। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ डॉक्टर हामिद का, डॉक्टर शहजाद का, कि उन्होंने आज हमें ये बताया कि रिकवरी ट्रायल क्या थी, सॉलिडारिटी ट्रायल क्या थी, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एंड स्टीरॉयड पे हमने आज काफी ज्यादा बात की। नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक अगेन ऑन ट्रीटमेंट, और उस पर हम अपनी कंटिन्यू करेंगे इस डिस्कशन को कि जो बाकी एंटीवायरल्स हैं वो क्या हैं जो इस्तेमाल की जा रही हैं, और ये जो कुछ दवाइयाँ ऑलरेडी मौजूद हैं पहले से, उनको क्या हम कोविड की प्रिवेंशन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं। सो थैंक यू एवरीबडी फॉर वॉचिंग एंड सी यू सेम टाइम नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज।